अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मुल्क की कुछ सियासी जमातों को ये लगता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को अगर करवाने हैं तो इसमें यकीनन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, चाहे दहशतगर्दी का एलिमेंट हो, चाहे मौसम का एलिमेंट हो, लेकिन फिर भी ये कहा नहीं जा सकता कि 8 फरवरी मौजू तरीन दिन है। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन को क्लियर करने के लिए आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मुख्तलिफ बातों के साथ साथ एक छोटी सी बात ये भी कह दी गई और पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगले इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की मतलूबा और ज़रूरी ताउन की ज़रूरत होगी तो पाक फौज वो फराहम करेगी। यानी कि एक तरीके से ये एश्योरेंस दे दी गई है कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर मसाइल दरपेश होंगे तो फिर उसमें पाक फौज साथ खड़ी होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पैगाम देने की कोशिश की गई है कि 8 फरवरी को ही हतमी तारीख करार दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ एक ऐसे मौके के ऊपर हो रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि साल 2023 का अख्ताम होने जा रहा है, जिसमें महंगाई की शरह 29% से बढ़कर 42% पर पहुंच गई। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली हुकूमत के लिए भी कि वो 42% जो इन्फ्लेशन रेट है उसको किस तरीके से नीचे लेके आएगी। चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के माशी मॉडल को नाकारा करार देने का जो बयान है आलमी बैंक की तरफ से, उसने पाकिस्तान की माशी पॉलिसी की कलई भी खोल दी है। जो दावे किए जा रहे थे कि निगरां हुकूमत के आने के बाद जो SIFC के मंसूबे हैं उसको जिस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा, उससे लगता ये था कि शायद पाकिस्तान की मईशत को कुछ बेहतरी का टीका लग सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ महसूस हो रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे उस वक्त तक बहुत से ममालिक और बहुत से इदारे पाकिस्तान की निगरां हुकूमत और निगरां सेटअप के ऊपर एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यकीनन एक अहम खबर ज़रूर रही आज कि साइफर केस में न सिर्फ ये कि जो ट्रायल चल रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ उसको रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, बल्कि लगता यह है कि आने वाले दिनों में कुछ और रिलीफ की गुंजाइश भी पैदा हो सकती है। लेकिन अल्टीमेट गोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही है कि जो बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जेल की सलाखों से बाहर ला के इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये मुमकिन हो सकेगा या फिर नहीं? इन्हीं तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और पहली मरतबा आप शो में शामिल हो रहे हैं, आपकी बहुत नवाजिश। अच्छा, बहुत सी डायनामिक्स हैं पॉलिटिकली जो कि अब तब्दील हो रही हैं। अब साइफर के हवाले से सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो खान साहब के खिलाफ साइफर का केस है उसका ट्रायल फ़िलहाल रोक दिया है। आपको लगता है कि कोई गुंजाइश पैदा हो रही है अब खान साहब के लिए इलेक्शन से पहले? क्योंकि आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे थे कि खान साहब के ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं सब बेबुनियाद हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ये? बहुत शुक्रिया सना, आपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। सना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि तहरीक इंसाफ को और बिलखसूस जो तहरीक इंसाफ के बानी है इमरान खान, उनको बड़ी अदालतों से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहां से रिलीफ तो मिल रहा है। साइफर केस जिसमें बताया जा रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जज ये बात कर चुके थे, स्पेशल कोर्ट के जज, कि ये मामला जो है उम्र कैद या फांसी का है, उस पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल दी तो मेरिट डिस्कस करते हुए उन्होंने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये बताया कि साइफर केस में अगर ये ट्रायल के बाद साबित भी होता है कि उनको ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, तब भी ये कहीं से साबित नहीं होता कि फॉरेन पावर्स को, किसी और मुल्क को इसका फायदा पहुंचा है। तो लिहाजा अगर ये केस बनता भी है तो ये 14 साल सजा या सजाए मौत का नहीं बनता, इसकी मैक्सिमम सजा 2 साल है, वो भी जब ट्रायल होगा उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी इस पर अपना फैसला दे चुकी है। आज दोबारा उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है और शायद 11 जनवरी तक का है कि इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि पहले भी वो ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि अगर आपने बेशक ट्रायल जेल में करना है तो आप कीजिए, लेकिन एक ओपन कोर्ट होगा, इन कैमरा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज जो वर्डिक्ट है उससे एक रिलीफ ये तो मिलेगा तहरीक इंसाफ को कि फिलहाल जो डेली बेसिस पे ट्रायल चल रहा था वो रुक जाएगा। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें, चाहे वो इलेक्शन डेट को सेट करने की पिटिशन हो, तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी, जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद वो फिक्स हुई, 8 फरवरी डेट सामने आई। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। उस दिन उन्होंने पिटिशन दायर की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उसी दिन टेक अप करके जो 3 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बड़ी अदालतें हैं वहां पे आज भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि मेरिट पे फैसले कर रहे हैं, उस वजह से कुछ रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि माइक्रो मैनेज अदालतें करें, क्योंकि बहरहाल जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है वो फिर इन दी एंड आती है ARO, RO और DROs की तरफ, तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और इसमें निगरां हुकूमत जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है उसका बड़ा किरदार है। तो ये अदालतें ऑर्डर तो पास कर सकती है लेकिन माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती, जिसकी एक मिसाल आपने देखी कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बेल मिल गई,
लेकिन उसके बाद किसी और एक 9 मई के मुकदमे में उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। शहजाद, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आपने कई चीजें हैं जिसकी डिबेट आपने अभी ओपन कर दी है। पहले तो ये कि शाह महमूद साहब के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, आपके ख्याल में साबिक वजीर खारजा हैं, और फिर ये पहली दफा नहीं हुआ कि कोई शख्स निकला हो पीजीआई से और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया हो इसी तरीके से किसी और केस में, तो ये आखिर वजह क्या है कि अदालतें तो रिलीफ दे रही हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट से आप अपने बल्ले का निशान भी वापस ले लेते हैं, भले स्टे के जरिए ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मसाइल पैदा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से गुंजाइश पे निकल रही है। तो इवेंचुअली किसी एक की फतह होगी ना, दोनों जो हल्के हैं वो तो कामयाब नहीं हो सकते। तो फायदा किसका होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल से तो ये आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस पर बात की है कि नादानिस्ता तौर पे जो इंतजामिया इस वक्त काम कर रही है, जैसे कि कल विजुअल्स जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सामने आए, मजम्मत करनी चाहिए। ना सिर्फ इस केस की, इससे पहले इमरान खान के दौर में मुतादिद ऐसे रहनुमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो है कि उनको भी बख्तरबंद गाड़ी में जो है धक्के दे के डाला जा रहा है। उस वक्त हम कंडेम करते थे, तहरीक इंसाफ को कहते थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतना आगे ना बढ़े, बिल्कुल ये वक्त पलट के भी आ सकता है। माजी का हवाला देने का ये मतलब नहीं कि आज जो हो रहा है वो जस्टिफाई हो जाता है। जो उस वक्त था वो भी गलत था, जो आज हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन इंतजामिया इस वक्त जो कुछ कोशिश कर रही है, नादानिस्ता तौर पे वो जवाब तो फराम कर रही है तहरीक इंसाफ को कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करें। कभी उनके कागजात नामजदगी जब जमा करवाने जाते हैं उनको छीन के भाग जाते हैं, कभी उनके जो प्रपोजर या सेकेंडर हैं कागजात के, उनके हवाले से खबरें आ रही है कि उनको उठा लिया गया। फिर ये शाह महमूद कुरैशी, तो रोजाना की बुनियाद पे जो विजुअल्स मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को एक बयानिया बनाने का जवाब मिल रहा है। बिल्कुल वो मौका, और मौका आपको पता है तहरीक इंसाफ को जब इस तरह मिलता है तो उसको एस्केलेट करके जिस तरह प्रोपेगेट करते हैं सोशल मीडिया पे, उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। और आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट जो पावरफुल हल्के वहां पर भी बन होता रहा है। अच्छा, होगा। अब देखें, आपने माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आपने भी जो सिचुएशन बयान की, आपने भी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का भी हवाला दिया। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि डायरेक्टली इल्जाम लगा रही हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि जी वो किसी भी तौर, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बार काउंसिल्स तक जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बात कर रही थी। आज मौलाना साहब ने भी हवाला दिया कि अगर उनकी किसी भी शख्स, किसी भी कारकुन को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ऐसे में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका जो एलामिया आया है कि पाक फौज आइंदा इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी, ये क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर कहीं किसी को कोई थ्रेट मौजूद है या कोई खौफ है कि इलेक्शन के दौरान कोई मिसहैप हो सकता है तो फौज साथ खड़ी है? ये एक्चुअली मैसेज कन्वे किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है? देखिए, जो सिक्योरिटी तैनात होगी फौज की जानिब से, आमतौर पे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे, किसी हसास पोलिंग स्टेशन पे मामलात इतने बिगड़ जाए तो वहां पर वो अपनी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि फोर्स का मौजूद होना इलेक्शन के दौरान वो किसी भी तरीके से मुनसिफाना इलेक्शन करवाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। वो काम अमले ने करना है, इंतजामिया ने करना है, वो काम बेसिकली इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अमले से करवाना है। तो ये जब फोर्स होगी, इस वक्त आपको पता है इस वक्त मुल्क के सिक्योरिटी हालात खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बहुत जगहों पे हसास है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फोर्स वहां पे इसलिए है ताकि मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को गिला या शिकवा इलेक्शन कमीशन से उसको दूर करें। ये मेरी नज़र में, जैसे माजी में होता रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां पे होंगी। और एज आई सेड कि नॉर्मली ये होता है कि पुलिस होती है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये फौज जो है वो अपने लोगों को तैनात करती है। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे नहीं होंगे मेरे पास ये तफसीलात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एन मुमकिन है कि ऐसा ना हो। ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन एक तरह से ऑफर जरूर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट किया जाएगा। अच्छा, अब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करें, जी बिल्कुल। अच्छा, अब जहां पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये चीजें जा रही हैं, जितना आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसका इवेंचुअली फायदा तो उनको हो रहा है। इलेक्शन डे पे होता है नहीं होता ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आपके ख्याल में नून लीग की अपनी पोजीशन क्या है? कुछ सूबाई हुकूमतों के सर्वेज हैं, कुछ खुद नून लीग के सर्वेज हैं, सब अलग अलग डेटा फराहम कर रहे हैं। कहीं पे नून लीग ऊपर नजर आती है, कहीं दूसरे नंबर पे। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि एक तो अपनी टूट फूट भी अंदर आपसी भी हो रही है मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप्स की सूरत में, दूसरा ये कि वो उस तरीके से 2/3 की पोजीशन में भी नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा नून लीग के लिए कि वो किसी एक बयानिए पे फोकस करें और बजाय इसके कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात को मद्देनजर रखें, वो एक फेस लेकर आगे चलें जो कि नवाज शरीफ साहब का है। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ को बेनिफिट इस लिहाज से हो रहा है। देखिए, मेरी नजर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में। एक कि क्या इमरान खान इलेक्शन के दौरान जेल से बाहर होंगे, इसके इम्कानात मुझे अभी भी बहुत कम नजर आते हैं। दूसरा, क्या इमरान खान इलेक्शन के लिए अहल होंगे, मेरे ख्याल से इस पर भी अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा मामला था कि क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के सिंबल के साथ इलेक्शन में जाएगी। उस पर मुझे लगता है जो इंटरवेंशन की है पेशावर हाई कोर्ट ने, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया ये मामला
तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जो रूलिंग थी उसको रूल आउट कर दिया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है मेरी नजर में शायद वो बरकरार है, क्योंकि बहुत ही एक फजूल सा आप कह सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। इससे पहले उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से स्क्रूटनी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि कुछ केसेस में इनको जरूर रिलीफ मिलेगा, बतौर जमात इलेक्शन में लड़ सकेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर हो। जहां तक देखे नवाज अच्छा, इसमें एक मैं नुकता अर्ज कर दूं, क्योंकि अक्सर इसका कंपैरिजन 2018 से किया जाता है, तो एक मेरे ख्याल से ये वाज़ेह फर्क है। 2018 में हमें एस्टैब्लिशमेंट और बाज जजेस का एक बाकायदा गठजोड़ नजर आ रहा था, इसलिए जो भी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ के साथ करना, नून लीग के साथ करना, वो करने में बड़ा आसानी से कामयाब हो गए, क्योंकि किसी किस्म की मुख्तलिफ राय उस वक्त उस अदालतों से नहीं सामने आ रही थी। अब मेरे ख्याल से यही एक बेनिफिट है इमरान खान को, शायद इस दफा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडेडली उनसे निपटा जा रहा है, लेकिन उनको फिर भी एक फोरम मौजूद है आला अदालतों का कि वहां से रिलीफ मिल रहा है। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से देखें, ये कहने को तो उनके लिए बड़ा आसान है कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी हम ले जाएंगे या सिंपल मेजोरिटी बड़ी तादाद में ले जाएंगे। ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखिए ना, खुद कॉल ऑफ फेल में एक तजाद है ना। इस वक्त 2013 में नून लीग ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्री इलेक्शन अलायंस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त नून लीग ये कह रही है हम बड़े मकबूल हैं, लेकिन आप देखें पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेके केपी के वो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ है। बाप पार्टी के कुछ लोगों ने शमूलियत इख्तियार की और गालिबन बाप पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी बलूचिस्तान में नून लीग के साथ। जो अर्बन सिंध है वहां पे एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद है, जो रूरल सिंध है वहां पे जीडीए के साथ इत्तेहाद है। पंजाब में आईपीपी के साथ कितनी सीट एडजस्टमेंट होती है इस पर अभी तक बहरहाल कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर दिया था कि हम कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआईएफ के साथ इत्तेहाद। तो मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में जब आप किसी ना किसी पार्टी को साथ लेके चलते हैं और अगर ये आपकी मजबूरी नहीं है तो फिर आपकी जरूरत है। तो ये जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि हम इतने पॉपुलर है कि बड़ी तादाद में सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी, मुझे ये मुश्किल नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ चीजें ऐसी नजर आ रही है कि शायद एक हंग पार्लियामेंट की तरफ हम जाएं, और अगर नून लीग हुकूमत बनाने में ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि कई छोटी जमातें या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनको हुकूमत बनानी पड़े। ठीक, अच्छा, अगर इसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना करें तो ये भी ज्यादती होगी। पहले ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल से ही पार्लियामेंट में नजर आएगी, फिर हमने वकला की पूरी टीम देखी जो कंटेस्ट भी कर रही है, क्योंकि जो असल कायदीन थे सियासी वो तो या तो नजर नहीं आ रहे, या उनके कागजात जमा नहीं हो रहे, या वो गिरफ्तार हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई की प्रेजेंस होगी पार्लियामेंट में और ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग के लिए होगी नून लीग या हुकूमत पर, या वाकई इनको कुछ स्पेस दिया जाएगा 10, 15, 20 या 35 सीटों तक का? आपको पीटीआई की सिचुएशन कहां पर स्टैंड करती हुई नजर आती है? देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ हो चुका है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे इनके लीडर्स पार्टी छोड़ चुके हैं, बहुत सारे जो इनके स्पोक्स पर्सन थे और जो बड़े लीडर्स थे वो इस वक्त अंडरग्राउंड है, तो उनका स्टेटस तो अभी तक हमें नहीं पता, उनके कागजात कबूल होंगे या नहीं होंगे। बाय एंड लार्ज जिन्होंने जमा करवाने थे पेपर जमा तो हो गए, अब किसके रिजेक्ट होते हैं और पार्टी किसको टिकट देती है, ये मेरे ख्याल से बड़ा अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है कि हम जिसको टिकट देंगे उस हल्के से हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, माहौल के खंबे को आप वोट दे और खंबा इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन एक पूरी साइंस है, खासतौर पे जो रूरल एरिया, वहां पे आपने इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको मैनेज करना पड़ता है। आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए, आपको कैंपेन करने के लिए लोग चाहिए, आपको कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, जल्द से जलूस करने हैं। इसमें कितना फ्री हैंड मिलेगा तहरीक इंसाफ को, मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। कुछ इतलात इस तरह की आई थी कि जो कागजात जमा करवाए उसमें जो सेकेंडर थे या प्रपोजर थे वो गायब हो चुके हैं या उनका अता पता नहीं है। अगर इस तरह का सिनेरियो होता है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले कैंपेन करने की इजाजत नहीं होती, जो कैंपेन करने के लिए वर्कर्स है उनको उठा लिया जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल होती है, तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए ये मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि पूरी पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि उनकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस होगी इलेक्शन में और पार्लियामेंट में भी, लेकिन ये कबल वक्त है कहना कि क्या वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि मेजोरिटी उतनी हुकूमत बना लें। मेरे ख्याल से ये मुश्किल होगा। ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलते हैं और कितने कैंपेन के जरिए और किस तरीके से वो इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर आपकी शहजाद नज़र से गुजरी हो, जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के स्टैट्स बाहर आए हैं, जो डेटा बाहर आया है और आज वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी चलता रहा, तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है, जो कि उनकी इंटेलिजेंस यूनिट की है, कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग का जो इत्तेहाद बनेगा या वो दीगर जमातों को शामिल कर रही है, कामयाबी उसी को मिलेगी। अब हवा तो ऐसी ही महसूस होती है चलती इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर नाकामी से दो चार होगी। तो क्या वाकई आपको लगता है कि पीटीआई जो दावे कर रही है किसी न किसी हद या किसी न किसी परसेंटेज में भी वो उसको कम्पीट नहीं कर सकेंगे अपने दावों को? जी, क्योंकि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि नून लीग इलेक्शन अपनी
कुव्वत की वजह से, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं जीतेगी, वो सपोर्ट की वजह से जीतेगी। उस बात का भी उस रिपोर्ट में जिक्र है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमने माजी के इलेक्शंस में देखा है कि जब आपको सपोर्ट हासिल होती है ताकतवर हलकों की, तो आपके लिए चीजें मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाता है और आमतौर पर रिजल्ट जो है वो आपके हक में ही जाता है। इसीलिए मैंने जैसे पिछले जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ अगर इस बात पे बैंक करी कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, हम किसी को भी खड़ा करेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा, मुझे लगता है ये मामला इतना आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं जो कि इलेक्शन के प्रोसेस को, इलेक्शन के मैकेनिज्म को जानते हैं, तभी मेरे ख्याल से वो अपनी सीटें जीत सकेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है, एज ऑफ नाउ जो हवा चल रही है, जिसको हम कहते हैं हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई हवा चलती है और आपको नजर आता है कि किस तरफ लोगों का रुख है, तो उसमें तो ऑब्वियसली नून लीग और जो इत्तेहादी उनके साथ, जिनके साथ वो इलेक्शन में जा रहे हैं, उनका इस वक्त जो है चांस ज्यादा नजर आ रहा है। ये मैं कह रहा हूँ जो इस वक्त हालात है, ऑब्वियसली जो हम कहते हैं कि एक इलेक्शन डे में भी पता चलेगा कि क्या होता है, कितने लोग आते हैं। मुझे लगता है अगर 55-60% लोग निकल आए वोट देने के लिए तो फिर तहरीक इंसाफ का चांस ज्यादा होगा। अगर ये परसेंटेज 40 के आसपास रहती है तो इसका मतलब हो सकता है तहरीक इंसाफ के लोग मायूस होकर बैठ जाए। बहरहाल ये जो मायूस वाली बात है, ये कुछ अरसे पहले तक तो ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अब जब टिकट जमा करवाने का मामला है तो कहा जा रहा है कि एक एक हल्के से 10-10 लोगों ने भी टिकट जमा करवाए। तो शायद ऐसा ना हो कि लोग अभी भी मायूस होकर बैठ जाए घर पे। शायद उनको उम्मीद है कि अगर हमने अपने चेयरमैन को भी, साबिक चेयरमैन इमरान खान को भी रिहाई दिलवानी है तो उसके लिए हुकूमत में आना जरूरी है, उसके लिए वोट करना जरूरी है। हो सकता है कि इस तरह का सिनेरियो बने। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल शहजाद, वो ये कि आप खुद इस वक्त कराची में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची सिंध का दौरा कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमक्यूएम से मिलने वो जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी बशीर मेमन साहब पिछले कई दिनों से तैनातियां और तबादले कर रहे हैं, करवा रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को, फिर हमें आइसोलेट भी कर रहे हैं, सारे लोगों को, सारी जमातों को मिलाकर इत्तेहाद बना रहे हैं। तो आखिर इशू क्या है? पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी भी रही है पिछली हुकूमत 16 माह में, इससे पहले माजी में भी, और अब एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात भी लग रहे हैं। तो एक्चुअली सिंध में हो क्या रहा है आपके ख्याल में? बशीर मेमन बहरहाल FIA में रहे, एक सरकारी अफसर रहे, उनका इलेक्शंस के हवाले से, सियासत के हवाले से इतना तजुर्बा तो नहीं है। लेकिन वैसे भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि नून लीग के कोई बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स मौजूद थे सिंध में। तो मैंने जिन लोगों से बात की, कह रहे हैं कि हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे प्रोविंस के, उन्होंने भी कोई खातिर कहा नहीं कि आप तब्दीली हो गई है तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से MQM को तो ऑब्वियसली इसमें एक जो जितने भी अलायंस उनके फ्रैक्शंस थे वो एक इकट्ठा आने के बावजूद भी अपनी वो पावर नहीं दिखा सके। इसलिए नून लीग के साथ अगर मिलके वो इलेक्शन लड़ते हैं कुछ सीटों पे तो ये फायदा जरूर होगा कि MQM जो है अगर इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनती है तो उनको एक एडवांटेज ये होगा, वफाकी हुकूमत में होंगे और कुछ ना कुछ वो शायद कराची के लिए कर सके, जो वो अपने वोटर हैं, अपने लोग हैं उनके लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सिंध के रिजल्ट्स माजी के रिजल्ट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। बाय लार्ज पीपल्स पार्टी यहाँ पे सीटें जीतेगी। हाँ, कराची के डायनामिक्स बड़ा मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना। मुझे याद है लास्ट टाइम भी 2018 में हम सोच रहे थे तहरीक इंसाफ की शायद 7 सीटें हों, 8 सीटें हों, लेकिन वो एक सरप्राइज था कि सीटें उनकी 14 निकल आई वहां पे। तो कराची का कहना इस वक्त एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। कोई कैंपेन एज सच नजर नहीं आ रही है अभी तक यहाँ पे सड़कों पे, शहरों में आपको पता है, वरना ये पोस्टर लगना, बैनर्स लगना, ये तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ना कोई ऐसी हलचल नजर आई है इलेक्शन की यहाँ पर, और मुझे लगता है एक बड़ा वैक्यूम है, एक सरप्राइज हो सकता है, और हो सकता है कि एक दफा फिर कराची के नताइज को इस्तेमाल भी किया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बड़ी अहम बात, शहजाद इकबाल साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन कराची हो या सिंध हो, लेकिन प्रिडिक्शन के हवाले से काया पलटने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या फिर कोई दीगर छोटी जमातें हों, किसी भी सूबे की वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि मईशत के चैलेंजेस अपनी जगह हैं, वर्ल्ड बैंक आपके बारे में ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक मॉडल है वो नाकारा हो चुका है। दूसरी तरफ महंगाई की शरह 2023 में जिस बुलंद तरीन सतह पर रही, आवाम की कमर टूट चुकी है। किस हद तक निगरान हुकूमत हो या फिर आने वाली हुकूमत हो, उनके एजेंडे के ऊपर मईशत के चैलेंजेस और उनके हल मौजूद हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ मुल्क की बड़ी सियासी जमातें न सिर्फ बयानात की हद तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रही हैं, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत भी कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का गवर्नेंस से हटकर, वो है मईशत। मईशत के हवाले से वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो आपका इकनॉमिक मॉडल है वो इंतहाई नाकारा है और इसमें फ़ायदा सिर्फ अशराफिया को ही मुंतकिल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ महंगाई का ये आलम है कि 2023 में आपकी महंगाई 29% से बढ़कर 42% पर पहुंच चुकी है। लेकिन आपने उसके लिए क्या हुज्जत तमाम की, आपने उसके लिए क्या इक़दाम लिए? ना तो साबका हुकूमत जो कि 16 माह पर मुहित थी उसके कारनामे हमें याद हैं, ना ही जो निगरान हुकूमत है उनके दावों में कोई सदाकत है।
और दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की 3 या 4 बड़ी जमातें जो कि इलेक्शन में उतरकर न सिर्फ वजारत उज़्मा तक पहुंचने के ख्वाब देख रही हैं बल्कि मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों को साथ भी मिलाने की ख्वाहिश रखती हैं, उनकी तरफ से भी मईशत के हवाले से कोई इकनॉमिक मॉडल सामने नहीं आ सका है। इसमें पाकिस्तान की आवाम की आखिर दाद रसी कैसे होगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशियात और सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले तो ये बताइएगा कि साल 2023 यकीनन इख्तिताम को तो पहुँच गया है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी और इसके साथ मसाइल भी बढ़े इकॉनमी से रिलेटेड। ना जो हुकूमत गई 16 माह बाद उसने कुछ बेहतर किया और ना ही निगरान हुकूमत कुछ कर पा रही है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए फिर आखिरी उम्मीद क्या अगली हुकूमत ही होनी चाहिए? आई थिंक यस, अगली हुकूमत को ही संभालना होगा जो माशी सूरत हाल है। और आई थिंक उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होगा कि वो इलेक्टेड हुकूमत हो, यानी कि एक प्रॉपर पीपल्स मैंडेट लेके आए। और नंबर 2 के जो भी जिस इलेक्शन के जरिए वो आए वो एक मजबूत इलेक्शन हो, यानी कि जितने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये इलेक्शन फेयर थी और जो भी उसका आउटकम है वो एक फेयर आउटकम है। और इसकी वजह ये है सना कि जब तक हमारी जो हुकूमत है उसके पास एक मैंडेट और साथ साथ एक पीपल की बैकिंग ना हो, तो जिस किस्म के स्टेप्स लेने हैं वो लिए नहीं जाएंगे। ये कोई निगरान हुकूमत या कोई भी एक्सटेंडेड केयर टेकर या किसी और फॉर्मूला की जो गवर्नमेंट होती है वो नहीं कर सकेगी ये काम। तो आई थिंक अभी उम्मीद यही है कि बेसिक एक स्टेबिलिटी जो तो वापस आ गई है मईशत में, लेकिन जो मेजर काम अभी होना है इसको एंकर करने के लिए वो एक प्रॉपर इलेक्टेड और प्रॉपर मैंडेट वाली गवर्नमेंट ही कर सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर ये जो अभी कहा जा रहा है कि अगली हुकूमत आने के बाद भी आपको ख्याल में कितना टाइम फ्रेम होगा, 1 साल 2 साल या 2.5-3 साल, जिसमें इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो करने की ज़रूरत है? क्योंकि वो भी हुकूमत आने के बाद कोशिश तो करेगी, लेकिन हमारे सामने IMF का अगला एग्रीमेंट भी मौजूद है, दीगर मसाइल भी हैं, ख़जाना खाली है। तो आपके ख्याल में कितना टाइम फ्रेम उनको चाहिए होगा कुछ इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की? आई थिंक पहला साल जो उस हुकूमत का होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। उस पहले साल में उन्होंने आते साथ तो मुल्क को उन्होंने एक पटरी के ऊपर लगाना है, ठीक है। और मिसाल के तौर आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ क्या करना है, जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है उसको अगर आगे चलाना है, ये 2006 से आके रुका है अब तक, तो उसको अगर दोबारा से रीस्टार्ट करना है, आगे चलाना शुरू करना है, सर्कुलर डेट को किस तरह से रोकना है, और उसके साथ साथ फिर एक्सचेंज रेट के साथ क्या उन्होंने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोबारा रीबिल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। तो IMF का प्रोग्राम तो आपको एक बेसिक स्टेबिलिटी का रास्ता बता देता है। उसके साथ जो मेन जो काम है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं पावर सेक्टर के साथ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ, इनकी शुरुआत पहले साल में होनी होगी। एक दफा अगर मोमेंटम इसके पीछे बन जाए, शुरू कर लें और इसके पीछे एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाए, तो फिर कुछ उम्मीद हो सकती है कि नजर आती है कि डेफिनेटली पाकिस्तान पर बेहतरी की तरफ जाएगा और इस तरीके से जाएगा कि फिर हम कह सकेंगे कि अच्छा ठीक है, फाइनली हम लोगों ने अब ये लास्ट IMF प्रोग्राम अपना जो है वो चलिए सर, अगर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो कि हम इसको लास्ट IMF प्रोग्राम कहें तो बड़ी बात होगी। लेकिन सर ये जो वर्ल्ड बैंक जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, फिर अशराफिया को खैर जो फ़ायदा देने की बात है इससे मैं तो एग्री करती हूँ कि हमने तो बचपन से यही देखा है, लेकिन आपके ख्याल में अगर वर्ल्ड बैंक लेवल का ये इदारा ये स्टेटमेंट दे रहा है तो फिर जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ जो जो इकोनॉमी के मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, फिर ये कर क्या रहे हैं इतने सालों से? ये अच्छा सवाल है। आई थिंक इसका जवाब उनको ही देना चाहिए, लेकिन आप नोटिस करें कि इसके ऊपर बात कर सकें जो रही है पिछले कुछ सालों में। पिछले 25 साल में जितने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं उनमें से कितने हैं जो अभी पाकिस्तान में हैं, राइट? ज्यादातर तो अपना काम करके वापस बाहर चले जाते हैं, बाहर से आए वापस बाहर चले गए। एग्जैक्टली। तो अवेलेबल होते हैं ये सवाल उनसे पूछने के लिए। डार साहब हैं यहाँ मौजूद, उनका ध्यान ज्यादातर सियासत में लगा होता है, एंड आई थिंक वो मईशत को एज एन एक्सटेंशन ऑफ सियासत देखते हैं, उसको एज अ
इकोनॉमी नहीं देखते। हम लोग क्या करते आए हैं सना, आई थिंक पिछले कोई तकरीबन 30 या 40 साल से हम लोग एक ही चीज करते आ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं बेसिकली, कि जो भी पावर में होता है उसको गिराने के सिलसिले में लगे होते हैं, और जब वो एक दफा गिर जाता है, खुद आप आ जाते हैं, तो वो वापस वो बंदा लग जाता है वापस जो दूसरा बैठा है उसकी टांग खींचने में। और आई थिंक जब एक मुल्क की सियासत इतनी डोमिनेट कर रही हो इस किस्म की पावर स्ट्रगल से, तो पर बहुत मुश्किल होता है उसमें माशी फैसले करने का, खास तौर पे उस किस्म के माशी फैसले जिनसे कुछ चेंज आना है। उसमें फिर ये होता है ऐसी सिचुएशंस में कि जो भी आपकी मईशत है उसी को चला चला के अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं फिर जो मुख्तलिफ रूलर्स आते हैं। इसकी वजह से हमारी टैक्स बेस नहीं इंक्रीज हुई, इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बेस 1980s में हम कॉटन एक्सपोर्टर थे, आज तक हम कॉटन हमारी प्राइमरी एक्सपोर्ट है। आप बाकी मुल्कों को देखें जो 80s में अगर कॉटन एक्सपोर्टर था, आज वो केमिकल्स में भी चले गए हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी शायद चले गए होंगे, नॉलेज बेस्ड एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, इन चीजों में भी आ गए। हम लोग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। वही वाली टैक्स बेस जो हमने 1982 में फाइनलाइज कर ली थी, उसी की बुनियाद पे आज की मईशत को हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी एक्सपोर्ट पे। अच्छा, मुझे खुर्रम साहब एक सवाल की, अगर इसमें एक ज़मीनी सवाल की इजाज़त दें सर। अब जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स आती हैं वो कुछ ख्वाब तो दिखाती हैं, जिस तरह जब पीटीआई आई थी उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और भी न जाने क्या कुछ करेंगे। अब बज़ाहिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक मंशूर उस तरह इकोनॉमी के हवाले से डिस्क्लोज नहीं हो सका है कि उन्होंने टारगेट्स क्या रखे हुए हैं, क्योंकि शायद फोकस ही नहीं है। लेकिन अब जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने कुछ मुख्तसर बात की, उन्होंने कहा जी हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, तनख्वाहें हम दुगनी कर देंगे, और इसके अलावा भी उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से चंद एक बातें की हैं। हालांकि वो मंशूर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक 10 नुकाती एजेंडा ज़रूर बज़ाहिर शेयर किया एक जलसे में। आपके ख्याल में सर क्या प्रैक्टिकली ये तमाम बातें जो कि पॉलिटिकली पार्टी कर रही होती हैं, क्या ये मुमकिन होती हैं या ये सिर्फ ख्वाब की हद तक होता है? मुमकिन तो होती हैं आई थिंक, लेकिन आई थिंक ये रूटीनली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इनको करने के लिए जिस किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए होगी गवर्नमेंट को, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है ही नहीं। तो या तो फिर पार्टीज जो हैं अपने अंदर ही अपनी लीडरशिप में इस किस्म के लोगों को आगे आने दें जो मईशत को समझते हैं और जिनकी कोई माशी एक्सपर्टीज है। आप देख लें कि हमारे सियासी जमातों में कितने लोग हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के काबिल हैं, कितने लोग हैं जिनको एनर्जी सेक्टर की कोई समझ है, कोई एक्सपर्टीज है उसमें। तो आई थिंक इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर जो भी प्रोमिसेस करते हैं वो पावर में आने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये तो गेम ज्यादा लंबी है, ज्यादा बड़ी है, and they don't and then they fail to implement. बिल्कुल ठीक। I think that's the basic issue. यानी प्लानिंग का फुकदान नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार, इकोनॉमी से बड़ा मुफस्सिल तबसरा और तज्जिया उन्होंने दिया। यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बात तो करती हैं, लेकिन उनके पास कोई इकनॉमिक मॉडल मौजूद नहीं होता, और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक को भी ये कहना पड़ता है कि आपकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है, आपका जो इकनॉमिक मॉडल है वो इंतहाई फरसूदा और नाकारा है। तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या आने वाली हुकूमत हो, उनको इसमें बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर पैदा करनी चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कराची और सिंध के दौरे पर हैं, और उनका शायद अव्वलीन मकसद ये है कि वहाँ पर मुस्तक़बिल के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कुछ बातचीत फाइनलाइज की जाए कि आया कहाँ पर किस तरीके से अलाइंस किया जाएगा। लेकिन MQM की क्या रिजर्वेशंस या मुतालबात हो सकते हैं, इसके ऊपर एक मुख्तसर वक्फे के बाद उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से खबरें ये हैं कि सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत तो हो रही है, वहीं मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर भी टिकटों की तकसीम से लेके किसको टिकट देना है और किस कारकुन को पीछे रखना है, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नजर आती है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त भी IPP से लेके JUI तक किसी भी सियासी जमात से मुस्लिम लीग नून हतमी तौर पर यह तय नहीं कर सकी है कि आया किन किन हलकों में और किन किन नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन इसमें सबसे पहली ऐसी इत्तेहादी या फिर दोस्त पार्टी जिसने सबसे पहले अपना वोट बैंक या तो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला या फिर ये कहा जा सकता है कि उनका साथ देने का इंडिया दिया, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी। एक बड़ी सोच विचार के बाद एक ऐसी जमात जो कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में बहुत बड़ा स्टेक रखती है
और इस मर्तबा तवक्कात ये की जा रही हैं कि वो 2013 जैसी कामयाबी वापस हासिल करेंगी। किस हद तक मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर सकेगी और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइसोलेट करने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी, उनका खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनका दौरा कराची है वो बड़ा मायने खेज भी है और यकीनन उसमें किसी अहम डेवलपमेंट की तवक्को भी की जा सकती है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माजी में जिन तजुर्बात से गुजरी है उसके बाद लगता यह है कि कोई भी चीज़ जुबानी कलामी करने की कोशिश नहीं की जाएगी और चीज़ों को हतमी तौर पर जो शक्ल दी जाएगी उससे ये वाज़े हो जाएगा कि आया MQM वाकई इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होती है या फिर यह कब्ल अज़ वक्त होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब कराची से कंटेस्ट कर रहे हैं और फिर MQM से जाहिर सी बात है कि उनके इस दौरे में मुलाकात और बातचीत होनी है, तो इस दौरे के हवाले से MQM को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में तवक्कुआत तो शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के दोस्त ही लेकर आ रहे हैं। हमें तो उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार कल किया गया कि शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं और वो हमारे जो मरकजी दफ्तर है वहाँ आना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमने उनको खुश आमदीद कहा है, हमारे उनसे बड़े अच्छे रवाबित हैं और देखते हैं कि वो कल आके क्या बात करेंगे। तवक्को यही है कि वो मुख्तलिफ नशिस्तों के हवाले से अपनी हिमायत मांगेंगे, सीट एडजस्टमेंट की कोई बात करेंगे। जब वो बात रखेंगे हमारे सामने इस सतह के ऊपर तो फिर हम मशावरत करके ही उनको कोई जवाब दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन फैसल साहब, सर खबरें ये आ रही थी कि बड़ी लिमिटेड सीट्स के ऊपर MQM उनसे शायद बातचीत कर सके, क्योंकि खबरें ऑब्वियसली कयास के ऊपर ही मबनी है। हतमी तौर पर तो MQM ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के ऊपर गालिबन MQM बात कर सकती है। तो सर अगर ऐसा होगा तो फिर MQM के पास खुद अपनी नशिस्तें किस हद तक महदूद होंगी और फिर क्या वाकई फिर कहीं और MQM ये सीट्स लेने की अल्टरनेटिवली कोशिश करेगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। क्या MQM ने इसके ऊपर सोचा है कुछ मुलाकात से पहले? मेरे ख्याल में ये जो खबरें हैं ये इनमें कोई खास ठोस बुनियाद नहीं है और कि कोई 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की और इस तरह से। देखिए, कराची में इस वक्त 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 2 हैदराबाद हैं, फिर मीरपुर खास है, सक्खर वगैरह हैं। तो ये वो नशिस्तें हैं कि जहाँ पर हम काफी इंटरेस्टेड होते हैं और हमारा खासा साइजेबल वोट बैंक मौजूद है। कराची की इस 22 में से चंद नशिस्तें यकीनन ऐसी हैं कि जो हमारा हल्का असर निस्बतन कम है और अगर वहाँ मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनका साइजेबल वोट है या वहाँ कोई हमसे हिमायत मांगना चाहते हैं तो यकीनन हम उन पर बहुत संजीदगी से गौर करेंगे। लेकिन वो हल्के जिनको हम समझते हैं कि हम वहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और हम उनको जीतना चाहेंगे, उस पर अगर हमसे कोई ये तवक्को करे कि जनाब हम विड्रॉ हो जाएंगे तो उस पर फिर खासी हमें अंदरूनी मशावरत करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ और इनके साथ बातचीत क्या हुई थी, देखिए मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो हल्के जिनके शहरी इलाकों से हटकर भी देही इलाकों में भी बहुत सारे इस तरह के पॉकेट्स हैं कि जहाँ पर हमारा रिवायती वोट बैंक मौजूद है। वो सीट जीत तो नहीं सकते हम, लेकिन अगर वो किसी एक उम्मीदवार के पास वो वोट चला जाए तो वो खासी बेहतर पोजीशन में आ जाता है। तो हमने उन मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से भी GDA को, मुस्लिम लीग नून को, उनसे बातचीत की और उनसे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी क्योंकि आपके इल्म में है कि अभी तो कागजात नामजदगी की जमा कराए गए हैं, अभी मराहिल हैं, तो ये तय किया जा सकता है कि कौन सी जमात किस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहेगी। लेकिन कराची में जो हमारे रिवायती हल्के हैं, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि उनमें से शायद किसी पे भी हम किसी के हक में विड्रॉ ना हो। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल भाई, कुछ और भी इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, जब बल्दियाती कवानीन में अमेंडमेंट्स की गई थी उसके बाद लग ये रहा था कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जो डायनामिक्स हैं स्पेशली कराची और हैदराबाद की वो तब्दील कर दी हैं और शायद बड़ी वजह इसकी ये भी थी, इसी वजह से उनके नुमाइंदे ज़्यादा तादाद में मुंतखब भी हुए थे। MQM ने इस पर रिजर्वेशंस का भी इजहार किया था। तो आपके ख्याल में ये जो अलाइंस अगर बनता है GDA, नून लीग और JUIFA और MQM का, इससे क्या आप पीपल्स पार्टी को बैकफुट पर ले जा सकेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी ये राय है कि जी इस मर्तबा तो हम MQM को बहुत पीछे छोड़ देंगे। मेन कॉम्पिटिटर तो उनका MQM ही है ना, सिंध और ख़ासतौर पर कराची के जो अर्बन सिटीज़ हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिंध के जो अर्बन सिटीज़ हैं। जी देखिए सना, यकीनन उनकी ख्वाहिश हो सकती है,
लेकिन जो बलदियाती इंतखाबात में भी जो उनको नशिस्तें कराची शहर में ज्यादा मिलने का आप बता रही हैं, जी जी, वो उसकी एक अहम वजह तो ये थी कि एमकेएम के अलावा बाकी सारी वो जमातें जो कराची में सियासत करती हैं वो सब सोए हुए थे, और उन्होंने 73 यूनियन काउंसिलें कराची के शहरी इलाकों की कम किए जाने पर ना कोई बात की, ना बिल्कुल कोई ऐसे ही था। एहतजाज किया। बिल्कुल ऐसे ही था तो जी। जब आप शहरी आबादी की 73 यूनियन काउंसिल कम कर देंगे तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी ने जो कराची की पैरिफेरीज हैं, जो रूरल पॉपुलेशन वाले ज्यादा पॉकेट्स हैं, उनसे ज्यादा नशिस्तें जीत कर वो अपना मेयर बना पाए। ये अलग बात है कि हमने ही बॉयकॉट किया, बाकी किसी ने भी बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि हम ये मानते थे, हमारा मानना था कि आप समझ लीजिए कराची में कोई 1.5 जिले की नशिस्तें खा गए। बाद में पीपल्स पार्टी ने हमसे वो बात मानी तो 53 यूनियन काउंसिल तक वो आ गए, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा कि जनाब अगले आम इंतखाब, अगले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें सिलसिला आएगा। तो ये तमहीद मैंने सिर्फ इसलिए बांधी है, ये बताने के लिए कि पीपल्स पार्टी कोई जो रिवायती एमकेएम के हल्के थे, एमकेएम के बॉयकॉट के बावजूद पीपल्स पार्टी आप देख लीजिए उंगलियों पे चंद यूनियन काउंसिल ले पाई है, शायद 10 भी नहीं होंगी। तो हमें तो नहीं लगता कि वो इन जगहों के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन कौन अपने वोटर को ज्यादा निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में कामयाब होता है। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल फैसल भाई, कि एक तो बशीर मेमन साहब की जब तैनाती की गई या नून लीग में शमूलियत हुई, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन बज़ाहिर एमक्यूएम ने इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की, ज़्यादा फोकस पीपल्स पार्टी का ही था। और अब एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा है कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो अपनी मर्जी की तैनातियाँ अफसरान की और एहलकारों की कर रहे हैं, और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और अपनी जो साबका एक्सपीरियंस है सरकारी ओहदे का उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लोगों में और ओहदों में रद्दोबदल कर रहे हैं। एमक्यूएम का सर इस पर क्या टेक है? देखिए, ये तो किसी भी जमात का हाथ है मसला कि वो किसी भी फर्द को अपनी जमात में शामिल करे, और उसको कोई भी होता थी, मुस्लिम लीग में उनका इंटरनल मसला है। जहां तक बात कोई तयनातियों की, नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जनाब निगरान हुकूमत जो है उसमें भी दौर तो पीपल्स पार्टी का ही चल रहा है। आप सीधा सीधा सेक्रेटरीज को, अफसरान को उठाकर देख लीजिए, आप उनकी पॉलिसीज को देख लीजिए। अब ये तो मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी का एतराज कि मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कंबर शदात कोर्ट के एसएसपी को आपने सक्खर में क्यों तैनात कर दिया। तो भाई वो पहले भी कंबर शदात कोर्ट 10 साल रहा होगा, 5 साल सक्खर रहा होगा, सब आपके जेर असर रहे हैं। आप इनकी फहरिस्तें उठाकर देख लीजिए, इनके सरनेम उठाकर देख लीजिए, किसके भांजे भतीजे मामू चाचे हैं। तो नहीं, वो प्रैक्टिकली तो ये निगरान हुकूमत सिंध में तो जब भी बनेगी पीपल्स पार्टी की होगी, उन्होंने इस तरह अपने अफसरान यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब, एमकेएम के सीमा। यकीनन शहबाज शरीफ साहब बहुत सी तवक्कात के साथ कराची और सिंध का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो ग्रुप बनाया गया है जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है, उनके न सिर्फ ये कि हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, साथ साथ सियासत के जो डायनामिक्स हैं उसको भी तब्दील कर रहे हैं, कुछ अपना असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि क्या वो सूबाई निगरान हुकूमत के असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर विफाक में जो निगरान हुकूमत मौजूद है उसके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं उनके एतराज़ात भी सामने आने चाहिए। लेकिन ये ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ साहब अपने मुस्तक़बिल के इत्तेहादी को मज़ीद मजबूत करने के लिए कराची का दौरा कर रहे हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।